हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना कैसे बनाएं? अगर आपको गद्य शिक्षण की पाठ योजना बनाने में अगर समस्या हो रही है तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और यह सीखिए कि गद्य शिक्षण की पाठ योजना कैसे बनानी है। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण और व्याकरण तीनों की पाठ योजनाएं अलग अलग तरीके से बनती है। तो हमने इससे पहले के वीडियो लेक्चर में व्याकरण शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनानी है वो हमने सीख लिया। पद्य या कविता की पाठ्य योजना कैसे बनानी है वो भी हमने सीख लिया। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनाते हैं हम सीखेंगे। तो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन मिश्रा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी आप पाठ्य योजना बनाना शुरू करते हैं तो जो सामान्य जो जानकारी होती है आपको यहाँ पे भरनी पड़ती है। कक्षा कौन सी कक्षा है, तो जैसे मैंने कक्षा 6 ली है, विषय हिंदी, और उप विषय मैंने क्या लिया है, खान पान की बदलती तस्वीर। तो इस तरह से आप जो भी उप विषय लें आप यहाँ पे उसको लिख सकते हैं। उप विषय का मतलब है आपका जो अध्याय है, जो पाठ है। सीधे हाथ की तरफ सबसे पहले दिनांक लिखना है, कालांश, कालांश मतलब पीरियड कौन सा है, समय अवधि की पीरियड का समय कितना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। तो गद्य शिक्षण के जो सामान्य उद्देश्य हैं एक ही जैसे रहते हैं, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आता। तो अगर आप हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप बिल्कुल यही जो मैंने सामान्य उद्देश्य लिखे हैं आप इसी उद्देश्य को आप उतार सकते हैं, ठीक है। अब जो समस्या होती है लिखने में कि विशिष्ट उद्देश्य में कि ज्ञानात्मक उद्देश्य क्या लिखें, तो जैसे आप सबको मैं बताना चाहता हूं कि जो सामान्य उद्देश्य हैं वो विषय से संबंधित होते हैं, और जो विशिष्ट उद्देश्य हैं, ठीक है, वो अध्याय से संबंधित होते हैं। तो ये विशिष्ट उद्देश्य जो हैं 4 प्रकार के होते हैं। ज्ञानात्मक, कि जब भी हम अध्याय के बारे में बच्चों को बताते हैं तो अध्याय का कितना ज्ञान बच्चों को होगा। बोधात्मक की अध्याय की कितनी समझ होगी बच्चों को। प्रयोगात्मक की जो बच्चा अध्याय में सीखेगा उसका किस तरह से प्रयोग करेगा सीखी हुई चीज का। और कौशल, तो किस कौशल का विकास होगा, ठीक है। तो ये उद्देश्य जो है, इन उद्देश्यों के लिए ये उद्देश्य हमें कैसे निर्धारित करने हैं, कैसे बनाने हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन उद्देश्यों के लिए हमें ब्लूम्स का जो एक टैक्सोनॉमी है उसको देखना पड़ता है। यहाँ से हम उन उद्देश्यों को लेते हैं। तो ज्ञानात्मक उद्देश्य हम इधर से लेते हैं, बोधात्मक इधर से, प्रयोगात्मक यहाँ से, और कौशल यहाँ से, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना कि आपको सारे उद्देश्य नहीं लेने, आप इनमें से कोई भी एक या दो उद्देश्य, एक एक ज्ञानात्मक में से एक दो ले सकते हैं, बोधात्मक में, प्रयोगात्मक में, कौशल में। तो जो आपके अध्याय के हिसाब से जो आपको बच्चों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, उस हिसाब से उद्देश्य आप लीजिए। ये नहीं कि आप कोई सा भी उठा लो, ऐसा नहीं होता। कोई सा भी नहीं उठाना। आप पहले खुद से निर्धारित करो कि मुझे अध्याय के बारे में बच्चों को क्या बताना है। मुझे परिभाषा देनी है, मुझे पात्रों के नाम बच्चों को बताने हैं, ठीक है, क्या करना है। तो इस तरह से जो मैंने अपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि विद्यार्थी खान पान की संस्कृति में आए बदलावों के विषय में बता सकेंगे, ठीक है। तो मेरा पहला उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है कि मैं चाहता हूं कि जो भी खान पान के बारे में मैं बच्चों को बता रहा हूं, तो खान पान की संस्कृति में जो भी बदलाव आ रहे हैं तो बच्चा उसको बता सके, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक उद्देश्य लिया है, बताना। फिर विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य व्यंजन की सूची तैयार करेंगे, कि विद्यार्थियों को इस योग्य बनाना कि भारत में जो अलग अलग क्षेत्रों में के जो मुख्य व्यंजन है उसकी सूची तैयार करेंगे या उनके नाम बता सकेंगे, ठीक है। तो ये उद्देश्य जो भी होता है ये हमेशा भविष्य काल में होता है, तो आपको इस तरह से ही लिखना है। तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि विद्यार्थी विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य व्यंजनों के नाम बता सकेंगे या उनकी सूची तैयार कर सकेंगे। तो इसलिए अध्याय के हिसाब से आप जो बच्चों को सिखाना चाहते हैं आपको उस आधार पर आपको यहाँ से उद्देश्य, आपको उद्देश्य यहाँ से लेने हैं। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, कोई भी उद्देश्य लेके लिख देते हैं, तो कोई भी नहीं लिखना।
ठीक है। हमें सबसे पहले देखना है कि हमें बच्चों को क्या बताना है, क्या सिखाना है, और उसके हिसाब से फिर यहाँ से उद्देश्य हमको लेने हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखना है। अब बोधात्मक मैंने क्या लिया है, बोधात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी खान पान की विविधता का वर्णन कर सकें, क्योंकि भारत में जो खान पान की विविधता है उसका विद्यार्थी हम इस योग्य विद्यार्थियों को बताएंगे, और अध्याय को इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे कि हमारे देश में जो खान पान की विविधता है, हमारे थाली में, जो हमारे घर में हम जो खाना खाते हैं, जो भोजन करते हैं, उसमें जो विविधता है, तो विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर उसका वर्णन कर सके। ठीक है, तो वर्णन करना दूसरा जो बोधात्मक में मैंने क्या लिया है, वर्णन करना। ठीक है। अब प्रयोगात्मक में, अब जो बच्चे को जो ज्ञान मिला अध्याय से, जो चीजें बच्चे ने समझी, अब उसका अपने जीवन में कैसे प्रयोग करते हैं। तो प्रयोगात्मक में देखिए, मैंने क्या क्या लिया है कि अध्याय से प्राप्त जानकारी का विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करेंगे। अब अध्याय से जो भी जानकारी प्राप्त है कि खाने के लिए अच्छी चीजें कौन सी है, कौन सी चीजें खानी चाहिए, कौन सी नहीं खानी चाहिए, कौन सी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी हैं, कौन सी नहीं है, तो जो भी अध्याय से अच्छी बातें सीख रहे हैं उसका प्रयोग अपने दैनिक जीवन में करेंगे। तो मैंने क्या लिया है, प्रयोग। ठीक है। और फिर विद्यार्थी अपनी खान पान की गलत आदतों में परिवर्तन, देखो एक उद्देश्य और लिया है, परिवर्तन कर अच्छी आदतों को अपनाएंगे। तो ये उद्देश्य आपको कहाँ से लेने हैं, ये उद्देश्य आपको इधर से लेने हैं प्रयोगात्मक में, यहाँ से प्रयोग करना, परिवर्तन करना। तो ये दो उद्देश्य मैंने यहाँ से लिए। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं कौशल। तो कौशल में किस तरह के कौशल है, तो विद्यार्थी स्वास्थ्य के लिए लाभदायक और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने वाले व्यंजनों में अंतर कर सकेंगे, एक कौशल ये है। इसके अलावा अगर हम भाषा शिक्षण की बात करते हैं तो कौन कौन से कौशल होते हैं, विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का विकास होता है, उनके अभिव्यक्ति कौशल का विकास होता है, वाचन कौशल का विकास होता है, और लेखन कौशल का। तो इस तरह के कौशल आप लिख सकते हैं। ठीक है। श्रवण कौशल तो हर एक में आता है, तो आप श्रवण कौशल को भी आपको डालना ही डालना है। उसके अलावा आप बच्चों से अगर उनके विचार प्रकट करने के लिए कहते हो तो उनके मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का भी विकास होगा। अगर आप बच्चों से लिखने के लिए बोलते हो तो उनके लेखन कौशल का भी विकास होगा। तो इस तरह से कौशल आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अब शिक्षण सामग्री में विभिन्न क्षेत्रों के व्यंजनों का एक चार्ट पेपर, तो मैंने चार्ट पेपर तैयार की है, दो चार्ट पेपर तैयार की है। दोनों में भारत में जो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम के जो मुख्य व्यंजन है उनके मैंने कुछ चित्र लगाए हैं, ताकि बच्चा उस फोटो को देखेगा, उस चित्र को देखेगा और उनके बारे में जानेगा। और आजकल तो बच्चों को पता होता है खाने पीने की चीज के बारे में, तो हो सकता है बच्चा फोटो देखकर बता दे, अरे ये तो क्या है, ये मसाला डोसा है, ठीक है, ये साग है, ये इडली डोसा है, तो कहाँ का है। तो इस तरह से शिक्षण सामग्री से आप अपने शिक्षण अधिगम जो है कक्षा में उसको बहुत प्रभावशाली बना सकते हैं। अब शिक्षण विधि मैंने कौन कौन सी ली है, तो शिक्षण विधि मैंने दो विधि ली है, अर्थकथन विधि, विश्लेषण विधि। तो मैं एक बार हिंदी शिक्षण की विधियों के बारे में आपको बता देता हूँ कि हिंदी गद्य शिक्षण में, देखो गद्य शिक्षण की विधियां अलग है, पद्य की अलग है और व्याकरण की अलग है। तो गद्य शिक्षण में कौन कौन सी विधियां आती हैं, सबसे पहले अर्थकथन विधि। जब भी हम बच्चों को गद्य पढ़ाते हैं तो अक्सर आपको पता है कठिन शब्द आते हैं, तो हम उन कठिन शब्दों का अर्थ भी बताते रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं अर्थकथन विधि। कि इस विधि के अंतर्गत अध्यापक गद्यांश का वाचन करके उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बच्चों को बताता है। व्याख्यान विधि, व्याख्या करना। विश्लेषण विधि, तो विश्लेषण विधि क्या है, ये व्याख्यान विधि और प्रश्न उत्तर विधि का एक सम्मिलित रूप है। ठीक है, जिसमें आप व्याख्या भी करते हैं और साथ के साथ प्रश्न भी पूछते हैं। समीक्षा विधि, अक्सर जब हम अध्याय को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद उसकी समीक्षा करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें सही हैं, क्या नहीं है, तो हम उसके गुण दोषों के आधार पर उस अध्याय की समीक्षा करते हैं। कहानी कथन विधि, अगर आप कहानी के माध्यम से आप अध्याय के बारे में बच्चों को बताते हो, अक्सर हिंदी में कहानियां भी होती हैं, तो कहानी जब आप हिंदी में आप बच्चों को कोई कहानी पढ़ा रहे हो, कोई बता रहे हो कहानी, तो कहानी कथन विधि। वाद विवाद विधि, अक्सर हम कुछ अध्याय ऐसे होते हैं जिनमें आपस में कक्षा में वाद विवाद या विचार विमर्श हो सकता है, तो इस तरह से वाद विवाद या विचार विमर्श विधि का भी प्रयोग हम कर सकते हैं। और नाटक मंचन विधि, तो नाटक मंचन, अगर आप अध्याय को नाटक के माध्यम से आप कक्षा में बच्चों
को अलग अलग पात्र बनाकर नाटक के माध्यम से अध्याय को कक्षा के सामने प्रस्तुत करवा रहे हो तो विधि कौन सी होगी? नाटक मंचन। ठीक है, तो ये सारी विधियां हैं। मैंने कौन कौन सी विधि का प्रयोग किया है? अर्थकथन विधि और विश्लेषण विधि। ठीक है, तो इस तरह से मैंने दो विधियां ली हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण। तो हमें पता है कि विद्यार्थी को अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते हैं, मतलब इससे संबंधित खान पान की बदलती तस्वीरें, तो खाने पीने के बारे में बच्चों को अलग अलग खाने के कौन कौन से चीजें हैं तो ये बच्चों को पता होती है। तो इसलिए हम मान के चलते हैं पूर्व ज्ञान परीक्षण में कि विद्यार्थी अध्याय के विषय में सामान्य ज्ञान रखते होंगे। अब देखिए प्रस्तावना। तो प्रस्तावना प्रश्न, जब अध्याय को हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें प्रस्तावना में क्या करते हैं? सबसे पहले वो प्रश्न पूछते हैं जो विद्यार्थियों को आते हैं और फिर धीरे धीरे उन प्रश्नों को हम अध्याय के साथ जोड़ते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ आसान से प्रश्न पूछे हैं, जैसे आप सबको खाने में क्या क्या पसंद है? तो ये तो सब बच्चों को पता होगा, हाँ, जो भी उनको मैगी, बर्गर, पिज्जा, समोसा। पंजाब का मुख्य व्यंजन क्या है? तो पंजाब का तो आता ही, अच्छा, मक्के की रोटी, सरसों का साग, लस्सी, पराठा। गुजरात का मुख्य व्यंजन क्या है? खंडवा, ढोकला, उपमा। ये बच्चों के संभावित उत्तर हो सकते हैं। दक्षिण भारत के मुख्य व्यंजन कौन से हैं? इडली, डोसा, सांभर, उत्पम। ठीक है, तो अब मैं अपने अध्याय की तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बच्चों से वो प्रश्न पूछे जो उनको आते हैं। अब धीरे धीरे प्रश्न जो है वो मुश्किल होते जाएंगे। तो आखिरी प्रश्न की पहले की तुलना में और वर्तमान समय में खान पान में क्या बदलाव है? तो अब ये प्रश्न समस्यात्मक है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनकी उम्र इतनी छोटी है, तो अभी चीजों की हम कहते हैं ना, कितनी तुलना नहीं कर सकते। उनके अभिभावक जो बड़े लोग हैं वो तो फिर भी कर सकते हैं कि जब छोटे थे तो क्या खाते थे, बड़े होने पर क्या बदलाव आया, लेकिन बच्चों के लिए एक तरह का ये समस्यात्मक प्रश्न है। तो इस प्रश्न के माध्यम से हम अपने अध्याय की तरफ आते हैं कि आज का जो हमारा अध्याय है, हम खान पान की बदलती तस्वीर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम अपने उद्देश्य कथन में हम अध्याय की उद्घोषणा करते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो आप जो भी अध्याय गद्य का लें तो प्रस्तावना में आप उससे संबंधित आसान प्रश्न आप रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अब हम प्रस्तुतिकरण की तरफ आते हैं। तो देखिए, एक बार फिर से ध्यान दीजिए कि प्रस्तुतिकरण में जो व्यवहारगत उद्देश्य है, ठीक है, ये व्यवहारगत उद्देश्य आपके कॉलेज में आपको पाठ्य योजना में जब आप उसकी प्लान बनाते हैं तो किसी में ये होता है, किसी के कॉलेज में व्यवहारगत उद्देश्य वाला ये जो कॉलम है वो होता है, किसी में नहीं होता। तो अगर आपके उसमें नहीं है तो आपको तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं, अगर आप में है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आप शिक्षण बिंदु। तो बहुत बार बच्चों को समस्या होती है कि शिक्षण बिंदु कैसे बनाए। तो आप क्या कीजिएगा कि जब आप अध्याय को पढ़ते हैं, ठीक है, तो आप एक एक जो गद्यांश पढ़ते हैं, एक एक पेज पढ़ते हैं, तो हर गद्यांश में या हर पेज पर किसी एक चीज के बारे में बताया जाता है। ठीक है, कोई एक बिंदु के आसपास वो चीजें घूमती है। तो आप जब भी अध्याय पढ़ें तो आप बस आप उसमें से देखें कि क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो बच्चों को बताने लायक है। या मैं इस अध्याय को, मान लो आप हिंदी का एक अध्याय लेते हैं, ठीक है, तो आपने आज के पाठ्य योजना में, ठीक है, जो आप 30 मिनट की 40 मिनट की पाठ्य योजना बनाते हैं, तो उसमें आपने सोचा कि आज के अध्याय में मैं बच्चों को शुरू के 3 पेज का मैं पाठ्य योजना बनाऊंगा और 3 पेज ही बच्चों को पढ़ाऊंगा, बाकी का मैं अगली कक्षा में करूंगा। तो आप क्या करो, उस 3 पेज में कोई भी आप 4 या 5 शिक्षण बिंदु ढूंढ लो। या मतलब शिक्षण बिंदु का मतलब है 4 या 5 जो मुख्य बातें उसमें बताई जा रही है उस 3 पेज में। तो वो जो मुख्य बातें हैं, ठीक है, वही आपके शिक्षण बिंदु होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपके शिक्षण बिंदु आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो शिक्षण बिंदु मतलब जो 2-3 जो पन्ने हैं, जो पृष्ठ है, आप उसको उसका चयन कर रहे हैं कि मैं इन्हीं 3 पन्नों को पढ़ाऊंगा, तो उसमें से मुख्य क्या क्या चीजें हैं जिसके बारे में बताया जा रहा है, वही आपके शिक्षण बिंदु होंगे। तो सबसे पहले आप आसान तरीका है पाठ का सार। तो हम जब भी शुरू करते हैं तो एक बार हम पाठ के विषय में बताते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पाठ का सार और व्यवहारगत उद्देश्य में कि जो भी हम बच्चों को बताएंगे बच्चों को पता चलेगा और बच्चे इस योग्य होंगे कि उसको बता सके। तो विद्यार्थी पाठ का सार बताने में सक्षम होंगे। आप बिल्कुल इस तरह से ही लिख सकते हैं, कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं, अगर आपके कॉलेज में व्यवहारगत उद्देश्य पाठ्य योजना में है तो। ठीक है, फिर छात्र अध्यापक क्रियाओं में क्या आएगा
कि आप बताओगे पाठ के सार के विषय में कि प्रस्तुत पाठ में विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य व्यंजनों के बारे में, उनकी विविधता, महत्वता, खान पान की संस्कृति में आए बदलाव के विषय में बताया गया है। तो जब आप बताओगे तो बच्चे क्या करते हैं, क्रिया क्या होगी, वो आपकी बातों को ध्यान से सुनते हैं या अपने अनुभव भी आपको बता सकते हैं। और शिक्षण सामग्री में एक चार्ट पेपर जैसा मैंने लिखा था तो मैंने इसका प्रयोग किया। ठीक है, तो पहला है, आप कोई भी पाठ योजना लें गद्य की तो पाठ का सार हमेशा जरूर लिखें, क्योंकि शुरुआती आप बच्चों को एक बार बताना पड़ेगा कि हाँ हम इस बारे में पढ़ने जा रहे हैं और हाँ आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम खाने पीने के बारे में पढ़ेंगे, हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें अच्छी होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं, और अध्याय में क्या बताया जा रहा है। तो इस तरह से हम पाठ का सार से शुरुआत कर सकते हैं, तो एक बिंदु आपका पाठ का सार बन जाएगा। ठीक है, अब बाद में धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तो खान पान की संस्कृति में मतलब ये बदलाव है। ठीक है, दो छूट गया होगा। तो खान पान की, अब जब मैंने अध्याय को पढ़ना शुरू किया तो शुरुआत में ही बताया गया खान पान की संस्कृति में क्या बदलाव आ रहा है। तो मैंने ही इसको एक शिक्षण बिंदु बना लिया, और जब मैं इसको बताऊंगा तो व्यवहारगत उद्देश्य में बच्चा इसके बारे में समझेगा और इस योग्य होगा कि इसका वर्णन कर सके। ठीक है, आदर्श वाचन में कि इस अध्याय में बताया गया है कि मैं बच्चों को कक्षा में बताता हूँ, मतलब पूरा सारी चीजें आपको बताने की जरूरत नहीं, जो भी बताओगे उसको एक संक्षिप्त में आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रस्तुत अध्याय में खान पान की संस्कृति में आने वाले बदलाव के बारे में बताया गया है कि पहले जो हमारे थाली में व्यंजन परोसे जाते थे अब परोसे जा रहे हैं, तो क्या बदलाव आया है, कुछ नई चीजें आई हैं, और जो पुरानी खाने की चीजें हैं धीरे धीरे लुप्त होती जा रही। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आप देख सकते हो। आजकल आप देखोगे तो मैगी है, जो बाहर के जो पश्चिमी जो खाने हैं उसका प्रचलन बढ़ रहा है, और धीरे धीरे जो हमारे खाने हैं जैसे धीरे धीरे वो धीरे धीरे मतलब वो कम होता जा रहा है। ठीक है, उसका प्रयोग कम हो रहा है, वो हमारी थाली से हटता जा रहा है और अब दूसरे देशों के खाने आते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं, और आप बताने के साथ साथ बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हैं। जो भी आप प्रश्न पूछेंगे उन प्रश्नों को आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में आए बदलावों से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे इसका उत्तर देंगे। ठीक है, जो बच्चों की क्रिया है आप यहाँ पर लिखेंगे। तो साथ के साथ आपके शिक्षण बिंदु भी आपने बनाए, उसके बारे में आपने बताया भी, प्रश्न भी बच्चों से पूछा, और बच्चों को ये चीजें पता भी चलने लगी। तो आपका जो व्यवहारगत उद्देश्य है बच्चों को क्या सिखाना है वो भी पूरा हो गया। इसी आधार पर अब अगला है विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य व्यंजन। अब मैंने अगला बिंदु लिया विभिन्न क्षेत्रों के मुख्य व्यंजन। ठीक है, तो बच्चे इस योग्य होंगे कि उसका नाम बता सकते हैं, और आप फिर क्या करोगे कि अलग अलग क्षेत्रों के जो मुख्य व्यंजन है उसका नाम आप बच्चों को बताते हो, और उसके विषय में बच्चों से प्रश्न पूछते हो। तो इस तरह से आप अलग अलग शिक्षण बिंदु बनाकर यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से ज्यादा आदर्श वाचन में ज्यादा आपको लिखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ थोड़ा बहुत आपको बताना है। ठीक है, क्योंकि कक्षा में जब हम बताते हैं तो हम तो बहुत चीजें बताते हैं, लेकिन पाठ योजना में सारी चीज नहीं लिखते, उसको एक संक्षिप्त में लिखते हैं ताकि देखने वाले को पता चले कि आपने क्या क्या कराया, क्या क्या बताया। फिर खान पान की विविधता, तो विद्यार्थी खान पान की विविधता को अभिव्यक्त कर सकते हैं, और जो भी मैंने श्यामपट्ट पर करवाया यहाँ पे लिखा, जो भी बच्चों से प्रश्न पूछा प्रश्न यहाँ पे, और बच्चों की क्रियाओं में उत्तर, और मेरी क्रियाओं में जो भी मैं कक्षा में बच्चों को बता रहा हूँ, छात्र अध्यापक या अध्यापिका क्रियाएं। ठीक है, उसके बाद तुरंत तैयार होने वाले भोजन जिसको हम इंग्लिश में फास्ट फूड बोलते हैं उसके बारे में बताएंगे। और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना, जब आप अपनी पाठ्य योजना के आखिर में आप कठिन शब्दों के बारे में बच्चों से जरूर चर्चा करें ताकि उनके शब्द भंडार में वृद्धि हो। तो इसको हम क्या कहते हैं, काठिन्य निवारण। ठीक है, तो विद्यार्थी अध्याय में आए नए शब्दों का अर्थापन करने में सक्षम होते हैं। नए शब्द, कठिन शब्दों को नए शब्द इसलिए भी कहते हैं क्योंकि वो बच्चों के लिए बिल्कुल नए होते हैं, तभी तो कठिन होते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थी कठिन शब्दों का शुद्ध एवं स्पष्ट शब्दोच्चारण करते हैं और उनका अर्थ अपनी कॉपी में लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आप जो भी कठिन शब्द हैं आखिर में आप इस बिंदु को जरूर रखिएगा। शुरुआत में पाठ का सार और आखिर में काठिन्य निवारण, इन दोनों चीजों को जरूर रखिएगा। ठीक है, और उसके बाद आप पुनरावृत्ति प्रश्न पूछ सकते हैं। जो भी आपने यहाँ पे जो प्रश्न पूछे हैं ये सारे मूल्यांकन में यही प्रश्न पुनरावृत्ति प्रश्न हो जाएंगे कि वर्तमान समय में खान पान की संस्कृति में आए बदलावों से आप क्या समझते हैं, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में बनाए जाने वाले मुख्य व्यंजन के नाम बताइए, खान पान की विविधता का क्या अर्थ है, और तैयार भोजन किसे कहते हैं। ठीक है,
फिर गृह कार्य और शिक्षक टिप्पणी, आपके शिक्षक जो भी टिप्पणी आपको देंगे यहाँ पे लिखे जाए। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम गद्य शिक्षण की पाठ योजना बना सकते हैं आसानी से। तो आप इसको देखिए, और इसमें सबसे जो जरूरी होता है शिक्षण बिंदु। तो आप जितना भी ले रहे हैं कि 2 पृष्ठ 3 पृष्ठ का मुझे पाठ योजना बनानी है, तो उसमें जो मुख्य बातें हैं उसको आप शिक्षण बिंदु के रूप में आप यहाँ पे कोई भी 3 4 शिक्षण बिंदु ले लीजिए, और शुरुआत पाठ का सार और अंत कठिन निवारक, इससे आपको करना है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय जरूर दीजिए। और आप इसी के द्वारा, इसी के आधार पर गद्य शिक्षण की और भी पाठ्य योजनाएं हैं आप तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।